अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान में नए नए तजर्बे करती है और फिर उन तजर्बे की भेंट चढ़ाती है अपने ही बनाए हुए लीडर्स को, जैसे कि इमरान खान है। इमरान खान किसको नहीं पता कि पाकिस्तान आर्मी की प्रोडक्शन थी। ज़ियाउल हक के कहने पे वो रिटायरमेंट क्रिकेट से वापस लिया और वापस क्रिकेट में आया। जनरल हमीद गुल के कहने पे रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाई। जनरल अहमद शुजा पाशा, जनरल ज़हीर इस्लाम, जनरल फैज़ हमीद लाइन से इसके बाप बने और इसको आस्ते आस्ते पाकिस्तान पॉलिटिक्स में लाए। और फिर आज आप देख लें कि इमरान खान कहाँ खड़ा है। इमरान खान जाहिर है, मैंने हमेशा कहा है कि एक गलत किस्म का पॉलिटिशियन था और वो उसने गलतियां की। देखें, जब इमरान खान को सज़ा होती है तो लोग कह रहे हैं कि शर्म करो, ये करो, वो करो, एक पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने सज़ा दी। इमरान खान सिर्फ 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा। उस 4 साल के प्राइम मिनिस्टर पीरियड में इसने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सबको जेलों में डाला, इनके ऊपर केस बनाए और इनको सज़ाएं दिलवाई। जरदारी की बहन और पीपल्स पार्टी के कई लोगों को भागना पड़ा। पीपल्स पार्टी वाले तेज़ होते हैं, भाग जाते हैं। वो भाग गए ज़्यादातर लोग, लेकिन उनके ऊपर केस बनाए। और जब सज़ाएं अनाउंस हुई ना अदालतों से, तो इमरान खान और उसकी पार्टी ने मिठाइयाँ बांटी थी। तो आज कारमा डज नॉट लीव यू भाई। आज कारमा यह है कि इमरान खान जेल में है, उसको रोज़ एक नए केस में सज़ा हो रही है, उसकी बीवी को सज़ा हो रही है। कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले, जो कि एक बात तो सही है कि इसकी बीवी तो नॉन पॉलिटिकल थी, हालांकि नॉन पॉलिटिकल नहीं थी, उसको आप सज़ा दे के क्या साबित करना चाह रहे हैं और ये गलत है और फलान है ढुमकान है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है। सज़ा बिल्कुल एक बीवी है, उसका पॉलिटिक्स में करप्शन में हिस्सा था, वो हम सबको पता है। लेकिन ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। देखें, ये जो आसिफा भुट्टो है, बेनज़ीर भुट्टो की और जरदारी की बेटी, वो पैदा हुई ना, तो जरदारी कई सालों से जेल में था। तो कैसे पैदा हुई? वो ऐसे पैदा हुई कि बेनज़ीर भुट्टो को ये फैसिलिटी हासिल थी कि वो अपने शोहर से मिलने जा सकती थी, बाकायदा वहाँ पे ये अपना प्राइवेट मूवमेंट यूज़ कर सकते थे और वहाँ पे वो पूरी मियाँ बीवी की जो प्राइवेट ज़रूरियात होती हैं पूरा करते थे, जिसके नतीजे में बेनज़ीर भी प्रेग्नेंट हुई और वो जेल में थी तो ये बच्ची पैदा हुई। यानी इतनी फैसिलिटीज़ थी। आज इमरान खान की बहनें जब मिलने के लिए जाती हैं तो जेल के बाहर कई कई दिन ये बैठती हैं और इतनी सर्दी, कड़कती सर्दी में इनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बरसात की जाती है। और यह है कि पीटीआई वाले ये दावा तो करते हैं कि हमारा इतना वोट बैंक है, हमारे इतने वर्कर्स हैं, लेकिन बुज़दिल हैं। जब इनकी बहनें जाती हैं तो 2 लाख आदमी भी तो साथ में जाना चाहिए ना। कौन जाता है? ये गिनती के कुछ लोग होते हैं इनके साथ, वाटर कैनन से बरसात होती है, चले जाते हैं। तो ज़्यादती तो चाहे इमरान खान का दौर हो, चाहे नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे जरदारी का दौर हो, ज़्यादती तो आर्मी करती है। ये तो सिर्फ टूल बने रहते हैं। इसी तरह एमक्यूएम, जब एमक्यूएम की ज़रूरत होती थी तो अल्ताफ़ हुसैन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होते थे, जब ज़रूरत ख़त्म होती थी तो एमक्यूएम पर ऑपरेशन शुरू होता था। एक वक्त आया कि इन्होंने कहा बहुत हो गया, अल्ताफ़ हुसैन की एक आवाज़ पे कराची बंद हो जाता है 3-3 दिन के लिए। कराची बंद होने का मतलब अरबों रुपए का नुकसान, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। वो तंग आके उन्होंने फिर एमक्यूएम का क्या हाल किया, अल्ताफ़ हुसैन का क्या हाल किया, ये आपके सामने है। वो एमक्यूएम वो अल्ताफ़ हुसैन जिसके अंडर में दर्जनों मिनिस्टर होते थे, दर्जनों मेयर होते थे और
मिलियंस ऑफ पाउंड आते थे। आज जिन 10-20 प्रॉपर्टियों पे केस चल रहे हैं लंदन में कि MQM आर्मी ग्रुप ने केस किया हुआ है कि ये हमारी प्रॉपर्टियां हैं MQM की, और अल्ताफ़ हुसैन MQM में नहीं है, अब निकाल दिया है। हालांकि बनाई है MQM अल्ताफ़ हुसैन ने। MQM के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौजूद है कि अल्ताफ़ हुसैन की अप्रूवल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आपने उसी अल्ताफ़ हुसैन को निकाल दिया, वो प्रॉपर्टियां केस में हैं, और वो अल्ताफ़ हुसैन जिसको पैसों की कभी कमी नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा कमी है। और पाकिस्तान में एक पार्टी बना के बैठे हुए हैं। अब वो पार्टी फेल होती जा रही है क्योंकि सारे चोर डाकू हैं ना। जो सारे इल्ज़ामात अल्ताफ़ हुसैन पे आर्मी लगाती आ रही है, वो सारे इल्ज़ामात जिस केस के ऊपर हैं वो सारा होता तो कराची में था, तो कराची में तो वही लोग हैं ना जो आज MQM में है। कैपेबिलिटी इनकी है नहीं। ये जितने आज MQM में कराची में बैठे हुए हैं, आपस में मफाद का इतना टकराव है कि लूट मार कर रहे हैं, एक दूसरे से गिरबान पकड़ के लड़ रहे हैं। ये मतलब मुस्तफ़ा कमाल जो आज हेल्थ मिनिस्टर बना हुआ है, जब इसने 2016 में अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PSP बनाई, पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी, तो उसको कहा गया कि आप तो MQM में थे तो MQM क्यों नहीं, तो बोला नहीं MQM, क्योंकि उसी वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM पाकिस्तान नाम से बना दी। तो उसको बोला कि आपने MQM क्यों टेक ओवर नहीं की, तो बोला नहीं ये तो इंडियन एजेंट हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी तो खुद रॉ एजेंट है, और जिस MQM और जिस झंडे ने मुहाजिर कौम को तबाह किया, मैं उसको कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। नतीजा ये निकला कि इलेक्शन में ये 0 हो गए, PTI सारी सीटें ले गई कराची से। अब जब PTI को लपेटने का वक्त आया तो आर्मी ने फिर इन सबको जमा किया। तो वो मुस्तफ़ा कमाल जो खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉ एजेंट कहता था, उसके अंडर में MQM पाकिस्तान उसने ज्वाइन कर ली। उस MQM पाकिस्तान जिसका ये कहता था कि मैं इसका नाम और झंडा इस्तेमाल करना गुनाह समझता हूँ, आर्मी के पास इन सब के करतूत मौजूद हैं, फाइलें मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। तो ये फिर वापस मिल बैठे, लेकिन आपस में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इतना होता रहा। 2 मिनिस्ट्रियाँ इनको शहबाज शरीफ ने दी हैं, उस पर म्यूजिकल चेयर चल रही हैं। एक खालिद मकबूल सिद्दीकी बन गया, एक अमीनुल हक बन गया, फिर अमीनुल हक हटा के अब इसको बनाया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जिसका मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, जिसका हेल्थ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी तो एजुकेशन का ही किसी को नहीं पता कि क्या है। तो यह है कि अब कराची में इनको नज़र आ रहा है कि MQM भी फारिग है, PTI को रिवाइव कर नहीं सकते, तो एक नया रंग रूट लाए हैं। ये इकरारुल हसन सरेआम नामी प्रोग्राम करता है जियो पे, और जियो पे सरेआम प्रोग्राम का ये हाल था कि ये स्टिंग ऑपरेशन करता था, और स्टिंग ऑपरेशन करता था और उसकी वीडियो सरेआम प्रोग्राम में चलाता था। वो स्टिंग ऑपरेशन जिसके बाद, ऑपरेशन के बाद अगर जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया है वो ब्लैकमेल हो जाए तो उसकी वीडियो नहीं चलती थी, अगर वो ब्लैकमेल ना हो तो फिर उसकी वीडियो चलती थी। और एक हीरो बना के इसको पेश किया गया, और एक बहुत ही शरीफ मासूम सा बच्चा बना के पेश किया गया, जिसने एक शादी की, फिर दूसरी शादी की, फिर तीसरी शादी की, फिर तीनों बेगमों के साथ, मतलब एक दिखा रहा था पूरी पाकिस्तान को कि देखो किस तरह मैं तीनों के साथ बराबर रह रहा हूँ। एडजस्टमेंट में मुझे इशू इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे साथ एनी आपकी थी, और बिल्कुल उन्होंने छोटी बहनों की तरह, और किसी भी चीज़ को उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। बल्कि भी बहुत सबके साथ बैलेंस तरीके से, जिसको जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उसके तहत चलते हैं। मेरा कहना था ये अल्लाह सलामत रखे। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वालिदा के बाद मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम जो खातून है वो कुर्रतुल है ना, हम सब के लिए। बिल्कुल हम तो मैं तो बड़ा इस मामले में नालायक और नाअहल हूँ। बहर आप मसरूफ़ होते हैं अपने काम में, अभी फिर तहरीक के सिलसिले में मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है ये कुर्रतुलैन का, रफ़ा का, सारा का इनका है। इन्होंने घर को वाक़अतन एक जन्नत बना के रखा है। आपस में कभी कोई इशू नहीं, कोई मुआवजना नहीं, कोई मुकाबला नहीं। हर एक की अपनी खसूसियात हैं, हर एक का अपना एक मकाम है, तो उसके मुताबिक तो मेरा तो ज़ीरो रूल है इसके अंदर।
सबसे अच्छी बात है कि कोई किसी से मुकाबला नहीं करता। हर जैसे डॉन ने कहा कि हर एक की अपनी खसूसियत है, इस तरह सब लोग अपनी अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करते हैं तो आसानी रहती है ज़रा। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि इकरार भी बहुत सबके साथ बैलेंस तरीके से जिसको जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उसके तहत चलते हैं। तो एडजस्टमेंट में क्या कोई इश्यूज आए या आपको मेरी एडजस्टमेंट में मुझे इशू इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे साथ एनी आपकी थी और बिल्कुल उन्होंने छोटी बहनों की तरह और किसी भी चीज़ को उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं रखा, बल्कि जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही होती वहाँ पे वो मुझे समझाती है। और जैसे एक बड़े होने का हक जो है वो उन्होंने वो अदा करी है। और अब मेरी तो खैर सुबह नहीं होती जब तक मैं इनको ना देखूं तो माशाल्लाह हमारी ख्वाहिश होती है कि हम पूरी फैमिली साथ आएँ और हम यही करते हैं और हम साथ आते हैं। और इसको ग्लोरीफाई करके ना बताया जाए, यानी इसको हम बढ़ा चढ़ा के या कुछ इस तरह से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना ये हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, उनके लिए बड़ा एक इनसिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम है ना। और हर आदमी या हर फैमिली इस तरह से रह भी नहीं सकती। तो कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं है कि भाई आप जो लोग देख रहे हैं ना तो ये कर लें और किया जाना चाहिए या कर सकते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगियों के फैसलों की वजूहात, हमारे हालात व वाक़यात, हमारे मिजाज वो बिल्कुल अलग। और वो तो अल्लाह ने ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को जो ना इस तरह के शानदार पार्टनर्स मिलें जो कि आपकी अब आपको समझें। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ये कभी मैं ग्लोरीफाई नहीं करता, मैं कभी ये नहीं कहता कि ये करना चाहिए। हमारे माशरे में ये मुश्किल काम है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे घर टूटते हैं, बहुत सारी फैमिलीज बर्बाद होती हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं, नहीं लेके चल सकते हैं इन डिसीजंस को। सो मैं हमेशा, हमारी तो कोशिश कभी भी नहीं होती कि इस तरह से अब तो ज़रा आप भाई हैं तो हमने से बात कर ली, लेकिन हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसा ही पुरसुकून रखें, ऐसा ही मोहब्बत एहतराम का ताल्लुक सबका एक दूसरे के साथ कायम रखे। लेकिन कभी भी वो कहते हैं ना किसी का मुंह सुर्ख हो तो अपना मुंह चपेड़े मार मार के लाल नहीं कर लेना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के मुताबिक फैसले करें। अब अंदाज़ा लगाएं कि पहली बीवी दूसरी बीवी की तारीफ करती है, दूसरी बीवी तीसरी बीवी की तारीफ करती है, तीसरी बीवी पहली बीवी की तारीफ करती है, एक दूसरे की तारीफें इंटरव्यूज़ में करते हैं। ये शो करने के लिए देखें। 4 शादियों का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है भाई? मैं समझता हूँ कि जो आदमी एक से ज़्यादा शादियाँ करता है ना, वो कुत्ते की ज़िंदगी गुजारता है। भाई बीवी के पास तो, तीनों बीवियों के पास अपना अपना घर है, उसने तो उसी घर में रहना है, उसी जगह इसका सब कुछ होगा। आदमी का क्या होगा? आदमी जिस बीवी के पास रात को सो रहा है, सुबह उसको जो कपड़े चाहिए पता चला वो दूसरी बीवी के घर पे पड़े हैं। उसका कंप्यूटर, उसकी सिस्टम पूरा, उसकी डिस्क, उसकी डॉक्यूमेंट्स, उसकी किताबें, उसका वो कहाँ कहाँ रखेगा? वो तो 3 घर में डिवाइड है। फिर 3 घर में जो इसके तो मेरा ख्याल है 3 बीवियों से सिर्फ एक ही बच्चा है, तो 3 बीवियों के बच्चे कैसे आप अपने आप को इमोशनली और प्रैक्टिकली डिवाइड कर सकते हैं? लेकिन बहरहाल ये लंदन आया, अभी बीवियां पेश करता है आगे। और अब इसने पिछले 8-10 महीने से एक नया सिलसिला शुरू किया है, बल्कि 1 साल से, कि ये इमरान खान और पीटीआई वालों का गालियां देता है और उनके बारे में खूब नेगेटिव वो करता है। ठीक है, उसका हक है, ठीक है, लेकिन बहरहाल यू आर ए जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट पार्टी नहीं बन सकता। तो वो करता था पॉलिटिक्स। उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि आर्मी इसको उसी तरह प्रोमोट कर रही है जिस तरह इमरान खान को करती रही। और फिर इसने 6-7 महीने पहले लंदन विजिट पे आया तो इसने कहा कि मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। वो आम आदमी की पार्टी होगी। वो अरविंद केजरीवाल है ना भारत में, उसकी लाइंस पे मैं आम आदमी की पार्टी होगी, उसमें आम आदमी रूल कर रहा होगा। और मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल के यही बयान थे शुरू में, और एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी और सारी पार्टियों की करप्शन खोलूंगा, ये वो। बाद में पता चला जब 2 बार चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बनने के बाद इतनी करप्शन के केस इसके ऊपर ही निकल आए। वो आदमी जो चप्पल में और वही पुरानी शर्ट में और जो घूम रहा होता था, उसके बंगले और उसकी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड देख के आदमी हैरान रह जाए कि ये कैसा आम आदमी है। मैंने एक वीडियो देखी, इसके खाने की टेबल पे कुछ 25 किस्म के खाने रखे हुए थे। पब्लिक में आएगा तो वही पुराना मफलर, वही पुराना शर्ट पहन के, वो पेन 10 रुपए वाली रख के तो दिखा रहा है कि मैं आम आदमी। तो वैसे ही इकरारुल हसन निकला पड़ा है।
लंदन वापस आया है अब, और पिछले कई दिनों से लंदन में कैंपेनिंग कर रहा है कि मैंने पार्टी बना ली है, अब आप लोग ही हो सब। ये यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी, यूके, यूरोप, अमेरिका में इनके पास हराम का पैसा इतना आ जाता है कि फिर ये इनके अंदर एक तलब आती है कि अब हम इतने पैसे वाले तो हो गए, लेकिन हमें तो बराबर में रहने वाला भी नहीं जानता। तो पैसे शो करते हैं और पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं, वो फेम, वो पॉपुलैरिटी और वो सब कुछ। तो ये इसीलिए आते हैं इधर सब। अब लंदन में ये पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, तो इस पे ये एक लॉयर हैं, इन्होंने यूके होम ऑफिस को, यूके की होम मिनिस्टर शबाना का एक पिटिशन लिखी है कि ये इकरारुल हसन यूके पे एक विजिट वीज़ा पे आया है और यहाँ से ये एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहा है। ये इमिग्रेशन लॉ के सख्त खिलाफ है, इसको बैन करो, इसका वीज़ा बैन करो और इसको हमेशा के लिए बैन करो, क्योंकि इसने वायोलेशन ऑफ वीज़ा किया है। और ये हकीकत है कि आप किसी मुल्क में अगर विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो आपको पॉलिटिकल गैदरिंग्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं होती। मैं जब इंडिया आया 2 बार, तो मुझे वीज़ा जब इंडिया ने दिया, विजिट वीज़ा, हालांकि मेरे पास स्पॉन्सरशिप होती थी, दोनों बार मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन मुझे सख्ती से कहा गया था कि आप वहाँ पे कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं करेंगे। मैं जब गुजरात में था, लास्ट ट्रिप की बात है कि मैं गुजरात में था, तो मैं अपने गांव आजक से जा रहा था वेरावल और फिर आगे दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो मुझे फ़ोन आया, हमारे मित्र हैं डॉक्टर रविंद्र रत्नू जी, कि हमारा एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग हो रही, पॉलिटिकल नहीं मतलब वो जो आम गैदरिंग हो रही है हिंदू संस्था के लिए वेरावल में या पता नहीं कहाँ, तो आप उधर ही हैं तो आ जाएं आप, उधर एक आपका प्रोग्राम रखते हैं और उस गैदरिंग में आप स्पीच करें। लेकिन मेरी कमिटमेंट थी जब मैंने वीज़ा लिया था कि मैं किसी पॉलिटिकल या किसी ऐसी गैदरिंग में नहीं जाऊंगा। मैंने अपने दोनों ट्रिप में सिर्फ मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स मुझसे मिलने आते थे, जैसे अहमदाबाद में ही काफ़ी मुझे मैसेजेस आते थे कि हमें मिलना है, तो हमने एक दोस्त के घर पे पूरा एक कमरा बुक कर दिया। मैंने सबको बोला जिसको आना है आ जाए मिलने के लिए। वो मिलने आते थे, कोई गैदरिंग नहीं थी। इसी तरह राजस्थान में, जयपुर में यही जब अपील थी, तो जय भाई ने एक होटल में एक हॉल ले लिया था और वहाँ पे हम आपस में सब गैदरिंग हुई थी, कोई पॉलिटिकल या नहीं। तो यू आर नॉट अलाउड टू डू पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, लेकिन बहरहाल ये सब हो रहा है और इकरारुल हसन को अब ये पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करवाई जा रही है। तो ये एक पाकिस्तान आर्मी अपने तजर्बे करती रहेगी, इसमें कोई सुधारा नहीं आएगा। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान की जब मैं बात कर रहा था केसेस की, तो इमरान खान का जो मेन केस है ना, वो तोशा खाना केस है कि तोशा खाना यानी जो गिफ्ट मिलते थे वो इमरान खान ने घड़ी बेच दी और ये कर दिया वो कर दिया। गलत है, ज़ाहिर है, जब आप एक एंटी करप्शन प्लान के तहत आप पॉलिटिक्स करते हो और पावर में आते हो तो आप खुद ये काम करोगे। लीगली देखा जाए ना तो भाई देखें, पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है कि आप एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी भी हैसियत में बाहर जाते हैं और कोई गिफ्ट मिलता है तो आप उसकी मार्केट वैल्यू का एक परसेंटेज दे के वो गिफ्ट खरीद सकते हैं। और वही इमरान खान ने किया। अब उसमें घपले ये हुए कि आपने मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपया थी तो आपने मार्केट वैल्यू ही 20 रुपया दिखाई, उसका 50% 10 रुपया दे के आपने 100 रुपये की चीज़ ले ली। आपको तो पूरे पैसे देके भी वो नहीं रखने चाहिए। आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटी रहे हो, पूरी दुनिया में घूमे हो, आपको क्या ज़रूरत थी कि ये सब करने की। लेकिन ये सब उनसे इनकी पीरनी फ़कीरी ने कराया। लेकिन रऊफ़ कलासरा साहब कह रहे हैं कि पिछले 20 साल का हिसाब किताब देखें ना तो तोशा खाना तो लूट मार का सबसे बड़ा हिसाब किताब रहा है। हमने सुना है नवाज शरीफ ने BMW गाड़ी जो मिली थी वो भी रख ली थी और आसिफ जरदारी ने और सब ने रखा है। तो रऊफ़ कलासरा बताते हैं कि शौकत अजीज़ जो मुशर्रफ के प्राइम मिनिस्टर थे, शौकत अजीज़ के पास पाकिस्तानी ID कार्ड भी नहीं था। वो सिटी बैंक अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था, न्यूयॉर्क में मेंशन में रहता था। रातों रात उसको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी मुशर्रफ को, तो उसको
उसका शनाख्ती कार्ड बनवाया, पाकिस्तानी आईडी कार्ड बनवा के उसको इमीडिएटली पाकिस्तान लाया और सेनेटर बना के उसको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लगाया। 2002 के इलेक्शन जब मुशर्रफ ने कराए तो मीर जफरुल्लाह जमाली एक बलोच लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो बलोचिस्तान में ऑपरेशन के खिलाफ था। मुशर्रफ की हर बात पे यसर नहीं कर रहा था। काफ़ी मुश्किल हालात में कुछ महीने गुजरे और फिर मुशर्रफ ने उससे रिज़ाइन करवाया। अब शौकत अजीज़ को इसने प्राइम मिनिस्टर बनाना था, लेकिन सेनेटर कैन नॉट बी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सेनेटर का वोट बैंक नहीं होता, कंस्टिट्यूंसी नहीं होती। सेनेटर को मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करते हैं। तो इसने चौधरी शुजात हुसैन को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करवाया, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि शौकत अजीज़ को तुम ये हैंड ओवर करोगे जब शौकत अजीज़ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन जाएगा। और साथ ही इसने एक किसी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की सीट खाली कराई जो कि पक्की सीट थी, और वहाँ से शौकत अजीज़ को इलेक्ट करवा के उसको प्राइम मिनिस्टर फिर बनाया गया। और चौधरी शुजात हुसैन 43 दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा था। वो शौकत अजीज़ इतना करप्ट आदमी था कि मुझे याद है कि एमक्यूएम का एक करप्ट मिनिस्टर जिनीवा आया था अपने इलाज के लिए, तो मैं उसी दौरान जिनीवा में एक सेशन के लिए 2004 की बात है ये, तो मैं एक सेशन के लिए जिनीवा में बैठा हुआ था। तो मैं उन मिनिस्टर साहब से मिलने गया और फिर उनको घुमाया फिराया वहाँ पे। तो एक जगह है इंटरलाकन, स्विट्ज़रलैंड की बड़ी खूबसूरत जगह है। तो वीकेंड पे मैं उनको वहाँ पे लेके गया था। इंडियन फिल्म अजनबी जिसमें अक्षय कुमार, करीना कपूर वगैरह थे, उसकी शूटिंग वहाँ पे हुई थी। तो इंटरलाकन में मार्केट छोटी सी है, उसमें घूम रहे थे तो उस मिनिस्टर को एक जैकेट पसंद आ गई, वाइट कलर की जैकेट थी, 10,000 स्विस फ्रैंक की। स्विस फ्रैंक US डॉलर के बराबर है। 10,000 US डॉलर की वो जैकेट थी। तो मेरे सामने उसने फ़ोन किया शौकत अजीज़ को, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, बोला सर एक बहुत अच्छी जैकेट नज़र आई है, 10,000 डॉलर की है। तो शौकत अजीज़ ने कहा फिर आप 2 लीजिएगा, एक अपने लिए तो ले ही रहे हैं आप, एक मेरे लिए ले लीजिएगा। शौकत अजीज़ इस तरह का नदीदा आदमी था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था, न्यूयॉर्क में मेंशन में रहता था। तो रऊफ कलासरा बताते हैं कि शौकत अजीज़ से ज़्यादा तो किसी ने लूटा नहीं है तोशाखाना को। 2007 में जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म करके वापस पाकिस्तान से जा रहा था लंदन, तो टोटल 1126 तोशाखाना के गिफ्ट्स करोड़ों रुपए के सूटकेसों में बंद करके लंदन ले गया, जिसमें डजन्स ऑफ डायमंड ज्वेलरी सेट्स थे, डजन्स ऑफ ज्वेलरी बॉक्सेस थे, डजन्स ऑफ रोलेक्स वॉचेस थी, डजन्स ऑफ नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, लेडी बैग्स थे। मुझसे मतलब पूछा जाए कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स में किसने लूटमार मचाई है, कौन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है? आई विल नेम वन मैन, वो है शौकत अजीज़। शौकत अजीज़ साहब ने 1126 तहफ़ लिए, 9 साल रहे मुल्क के वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म। 1126, और उस वक्त इसकी मलियत क्या लगवाई गई थी? 25 करोड़ रुपए। और मलियत कैसे लगती है सबको पता होता है, कैबिनेट में। इस्लामाबाद में कोई ऐसा दुकान ये जो इस तरह के जो ब्रांडेड चीज़ें आती हैं, महंगी, जो हेड्स ऑफ स्टेट्स देते हैं, हुकूमतें देते हैं, जिनकी असेसमेंट कर सके, अंदाजे तुक्के से की जाए। किसी दुकान से बस एक पर्ची लिखवा लेते हैं कि ये घड़ी रोलेक्स जो है ना ये 5 लाख की होगी, चाहे वो 50 लाख की क्यों ना, क्योंकि रोलेक्स घड़ी में पाकिस्तान में बनती नहीं है, ना कोई बेचता है, ना कोई इनका इस तरह कोई सिस्टम है, ना आपके पास कोई हुनरमंद है, ना कोई स्किल्ड, कोई उसकी असेसमेंट करने वाले, इवेल्युएशन करने वाले नहीं है लोग। यहाँ पे हमने देखा है, PSC में बताया जाता था कि इस्लामाबाद में कोई ऐसा ही दुकान नहीं, किससे करवाएं? तो कभी वो FBR को कह देंगे, कभी कस्टम को कह देंगे कि आप असेसमेंट कर। अब सबको पता है वज़ीर आज़म, सदर वज़ीरों की घड़ियाँ हैं, उन्हीं के हीरे जवाहरात हैं, तो कौन उसकी असेसमेंट ज़्यादा करेगा? क्योंकि 10-20% देना पड़ता है वज़ीर आज़म जब उसको, तो लिहाजा उसकी वैल्यूएशन पहले ही कम कर दी जाती। कम करते करते शौकत अजीज़ की 25 करोड़ के 1126 तहफ़ लेगा। बुनियान तक उस शहर के बच्चे नहीं, बुनियान जुराबे तक नहीं छोड़ी। वहाँ पे ये आए थे, उसके शहजादा चार्ल्स आए थे 2004-05 में, तो मिसेस शौकत अजीज़ के लिए वो ना वहाँ से लेडी बैग लाए थे, उसकी कीमत इन्होंने 300 रुपये रखवाई थी।
300 रुपए का लेडी बैग, तो मैंने मजाक किया था, मैं कि लंदन भी लगता है इल्फर्ड में जाके वहाँ पे 1 पाउंड शॉप जो है ना, लगता है कि वहाँ पे उन्होंने 1 पाउंड शॉप से लेडी बैग खरीदा था जिसकी कीमत 300 रुपये रख के शौकत अजीज सब घर लेके। वह नेपाल के गवर्नर ने इनको दिए 2 स्कार्फ दिए रेशमी, उनकी कीमत 25 रुपये ईच, जी 25 रुपये ईच लगा के इतनी छोटी छोटी चोरियां भी करते रहे। ये जो बड़े आपको लगते हैं ना, झूठे रूप के दर्शन, ऊंचे दुकान, फीका पकवान, ये कुछ नहीं छोड़ते। ये मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, ये ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स हैं सारे। खैर, तो इसी तरीके से अच्छा जब गए यहाँ से अपने साथ वो ले गए, संदूकें भर के ले गए शौकत अजीज साहब 2007 में माल पानी किया, और 7 अरब रुपए के एसेट उन्होंने डिक्लेयर। 7 अरब का आदमी भी ये छोटी छोटी चोरियां करके गया इस मुल्क से। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान अपने टटपुंजिए, अपने बनाए हुए पॉलिटिशियंस के जरिए आर्मी चला रही है। फिर लोग अगर ये शिकायत करें कि पाकिस्तान में आर्मी का क्या कसूर है, पॉलिटिशियन ही खराब है, तो ये पॉलिटिशियन कौन है? जुल्फकार अली भुट्टो कौन था? एक जागीरदार था, उसको अयूब खान शिकार करने लाड़काना आया, तो अयूब खान को लाड़काना में शाहनवाज भुट्टो जो कि जुल्फकार अली भुट्टो का बाप था, उसने कहा कि ये मेरा यंग ऑक्सफोर्ड रिटर्न्ड बेटा है, टैलेंटेड है, आप उसको अपना साथ ट्रेन करें। उसको पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर तक गया। जियाउल हक ने जुनेजो को बनाया, कौन जानता था जुनेजो का कौन है? जुनेजो मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, जुनेजो नहीं चला तो नवाज शरीफ को डेवलप किया। नवाज शरीफ जियाउल हक की पैदावार है। जनरल जीलानी इसका रूहानी बाप था। जियाउल हक के मरने पे नवाज शरीफ ने रोते हुए कहा था, कसम खाई थी कि मैं जियाउल हक के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा और पूरा करूंगा। इमरान खान को आर्मी ने बनाया। शौकत अजीज जैसे लोग मोइन कुरैशी को 93 में अमेरिका से लेके आए थे, उसके पास भी आईडी कार्ड नहीं था, उसको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था। जितने पॉलिटिशियंस हैं उसको पाकिस्तान आर्मी तो बनाती है। फिर कोई ये कहे कि पाकिस्तान आर्मी, तो भाई साहब देखें, ये नजम सेठी भी कौन है? एक जर्नलिस्ट है, उसको गवर्नर पंजाब बनाया था। जब इमरान खान को पूरे पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं देनी थी तो 2013 में गवर्नर पंजाब, इसने खुद कहा था कि 35 पंचर किए थे मैंने, यानी सीटें इमरान खान की नवाज शरीफ को दिलवाई थी। ये कह रहा है, इसको पूछा गया कि आर्मी तो कह रही है कि भाई हम तो पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं हैं और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम से कोई ताल्लुक ही नहीं। डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो ये कह रहे हैं कि आर्मी के तर्जुमान यानी डीजी ISPR की हर बात पे थोड़ी यकीन कर सकता है। वो तो जाहिर है यही कहेंगे, और क्या कहेंगे कि हम चला रहे हैं सब कुछ। लेकिन इस ऑफर में 2 तजादात है सेठी साहब। एक तो ये कि डीजी ISPR बहुत बार कह चुके हैं कि सियासी अमल सियासी जमातों का काम है, फौज इससे दूर रहेगी, हमेशा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दूसरा ये कि माजी में जब भी इससे ऐसी डील पॉलिटिकल पावर्स के दरमियान होती थी तो गारंटर एस्टेब्लिशमेंट होती थी। अब की बार तो आप उसे फरीक बना रहे हैं ना इसमें बिठाए। दैट इज द सिचुएशन ना। हाँ। और हर बात अगर कहीं पे स्पोक्समैन को बात करे उस पर यकीन नहीं किया जा सकता ना। वो तो जाहिर है यही कहेंगे, और क्या कहेंगे कि नहीं हम चला रहे हैं सारा कुछ। ये क्या आपने बात की? अच्छा नहीं, यानी मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये कहते आए हैं